जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरित क्रांति, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। क्लास 12th से लेकर आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर लो, हरित क्रांति तो आता ही आता है। तो हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति के क्या नुकसान थे और क्या फ़ायदे थे, इस वीडियो में समझने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी समझने वाले हैं कि औद्योगिक नीति अधिनियम 1956 क्या था। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्लास 12th के इकोनॉमिक्स वाले बैच के लिए भी और क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस वाले बैच के लिए भी। तो आइए समझते हैं इस पूरे वीडियो को। दोस्तों पहले पढ़ते हैं हरित क्रांति। ये हरित क्रांति है क्या दोस्तों? हरित क्रांति ये परंपरागत तरीकों की जगह गैर परंपरागत तरीकों को अपनाया गया, इसी को हरित क्रांति कहते हैं। कहने का मतलब ये था कि जब देश के अंदर गेहूं की हुआ क्या था, 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी। इस दौरान मानसून की असफलता हुई तो भारत के अंदर खाद्यान्न का बहुत बड़ा संकट दिखाई दिया, और इस संकट से लड़ने के लिए भारत ने अमेरिका से गेहूं की मदद मांगी। और अमेरिका जो उस समय गेहूं दे रहा था वो सूअर खाने वाला गेहूं था, लाल रंग का था। और अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया, किसको? भारत को। और भारत के अंदर बहुत ज़्यादा भूखापन आ गया। और इसी समय थे भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान। और उन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया को, पूरे भारत को आज एक दिन का क्या रखना है? उपवास रखना है। और उस दिन पूरे भारत ने उनके नाम पर क्या रखा था? उपवास रखा था। और भारत बहुत ही क्या कह सकते हो, बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजरा। तब जाके भारत ने ना चाहते हुए भी 1960 के दशक में हरित क्रांति को अपना लिया। दोस्तों हरित क्रांति के अंदर हम परंपरागत तरीकों को छोड़कर गैर परंपरागत तरीकों को अपनाया। यानी कि पहले लोग खेती बैलगाड़ी से करते थे, गोबर डाला करते थे, उसको छोड़कर हमने HYV बीज, कौन से दोस्तों? HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि सबका क्या किया हमने? प्रयोग किया। और इसी को हम बोलते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है भारत में 1960 के दशक या फिर 1966 से 67 के बीच में अपनाया था। हरित क्रांति को अपनाने के लिए जो भारत ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था, ये जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, वो MS स्वामीनाथन थे। कौन थे दोस्तों? MS स्वामीनाथन। और विश्व में जो सबसे पहले इसका जो मॉडल लेकर आए थे वो नॉर्मन बोर लोग थे। नॉर्मन बोर लोग जो थे उन्होंने विश्व के अंदर सबसे पहले हरित क्रांति का मॉडल लेकर आए थे। तो हरित क्रांति क्या था? हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसके अंदर परंपरागत तरीकों के स्थान पर हमने गैर परंपरागत तरीकों को अपनाया, जैसे कि HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के तरीके आदि को हमने अपनाया। इस क्रांति को अपनाने के बाद, ये क्रांति 1966 के बीच में बनाई थी। इसके जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और इसके बाद तो भारत खाद्यान्न जैसे फसल जैसे गेहूँ, चावल, इन सब में तो आत्मनिर्भर बन गया। अब समझिए दोस्तों, जिस तरीके से एक सिक्के जब छालते हैं तो उसके दो पहलू आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर आएगा टेल। तो उसी प्रकार से हमने हरित क्रांति अपना ली थी तो इसके कुछ फ़ायदे थे और कुछ क्या थे? नुकसान। तो फ़ायदे क्या थे दोस्तों समझते हैं पहले। फ़ायदा तो ये हुआ कि भारत खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर बना। क्या ना? खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर बना। तो भारत खाद्यान्न फसलों में क्या ना? आत्मनिर्भर, क्योंकि पहले भारत के पास खाद्यान्न फसल की बहुत ज़्यादा कमी थी और अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था। तो उसके बाद भारत खाद्यान्न फसलों में क्या हुआ? आत्मनिर्भर। दूसरा, वस्तुओं का निर्यातक देश बना। यानी पहले खाद्यान्न वस्तु को आयातक था, मंगाता था, अब वो क्या, कौन सा निर्यातक, अब बेचने लग गया। दूसरा, भारत के बफर स्टॉक में वृद्धि हो गई। दोस्तों बफर स्टॉक वह स्टॉक होता है जहाँ पर फसलों को इकट्ठा किया जाता है, और जब देश के अंदर आपातकाल की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में उसको निकाला जाता है बाहर और बेच दिया जाता है, यानी कि गरीब लोगों बांट दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं बफर स्टॉक। जैसे कि आपको राशन कार्ड से वो अनाज मिलता है ना, वो बफर स्टॉक का क्या है? हिस्सा है। तो बफर स्टॉक में क्या हुई? वृद्धि। और आतंक जैसी स्थिति से बाहर क्या हुआ? बाहर। आप विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, जब भारत के अंदर हरित क्रांति नहीं थी, जब भूखमरी पड़ी थी, सबसे ज़्यादा जो भूखमरी से पीड़ित जो हुए थे ना, बिहार के लोग हुए थे। बिहार में इलाका बंदी तक लागू हो गया था, ज्वाइनिंग से कहते हैं। बहुत ही बुरी स्थिति बन गई थी। कहाँ पे? बिहार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो चुकी थी। तो जब ये हमने हरित क्रांति को अपनाया तो इससे क्या हुआ? कुछ फ़ायदे हुए। लेकिन जैसे कुछ फ़ायदे यानी कि लाभ हुआ, इसी कुछ हानियाँ भी थी। और हानियाँ ये थी दोस्तों कि भारत आय की असमानता में क्या हुई? वृद्धि। आय की असमानता में क्यों वृद्धि हुई? क्योंकि जब ये हरित क्रांति आया तो इससे कुछ ही वर्गों को क्या हुआ? फ़ायदा हुआ, ना कि बड़े वर्गों। खासकर देखो, भारत के अंदर अमीर वर्ग का तबका छोटा है लेकिन अर्थव्यवस्था कंट्रोल ज़्यादा करता है, और गरीब जनसंख्या ज़्यादा है जिसे अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत ही कम है। तो जब हरित क्रांति अपनाया तो उसका फायदा वही उठा पाएगा, इसके पास पैसे होंगे, क्योंकि रासायनिक उर्वरक, बीज, HI बीज को पैसे तो खर्च करेगा। तो ऐसे में ये आय की असमानता में क्या हुई? वृद्धि। अमीर और अमीर होता गया, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया। दूसरा, कुछ ही राज्यों में सीमित रहा। हरित क्रांति अपनाया तो ये मुख्य रूप से पंजाब,
हरियाणा और यूपी से राज्यों में क्या रहा, सीमित रहा। दूसरा, इससे कुछ ही वर्गों को क्या हुआ, फायदा, खासकर भूस्वामी लोगों को फायदा हुआ। और अंतिम में मृदा की लवणता में क्या होगी, मात्रा बढ़ती गई। समझ दोस्तों, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के 4 मीटर तक मिट्टी में ह्यूमस होता है। क्या होता है, ह्यूमस होता है। जिस दिन ये ह्यूमस की मात्रा खत्म होती है तो समझ लो मिट्टी में उत्पादकता क्षमता बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। और जब हम इसके अंदर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज, इन सब का प्रयोग करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो इसकी लवणता, धीरे धीरे ह्यूमस की मात्रा खत्म होती है और मिट्टी में लवणता, क्षारीय की स्थिति बनती है। आप देखते हो कि कभी मिट्टी के अंदर ना सफ़ेद सफ़ेद धब्बा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी लवणता यानी उत्पादकता क्षमता क्या होती है, गिर जाती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि हरित क्रांति क्या लाभ है और क्या हानि है। पेपर में आएगा, सेम ऐसे लिख देना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि बताओ हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में, तो एमएस स्वामीनाथन। कब बनाया गया, किस बेस पे था, मुख्य रूप से इसमें कौन सी फसलें थी, ये एक बार आ चुका था। इसमें फसल कौन सी थी दोस्तों, तो गेहूँ और चावल इसकी प्रमुख फसलें थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले एक पॉइंट ये समझ लेते हैं कि औद्योगिक लाइसेंस नीति क्या था। दोस्तों, औद्योगिक लाइसेंस नीति जो था 1951 में सरकार द्वारा लाया गया था और इस नीति के अंतर्गत ये बताया जाता है कि कोई देश नया उद्योग लगाना चाहता है या अपनी इकाइयों को बढ़ाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे औद्योगिक लाइसेंस नीति को अपनाना पड़ेगा। बिना लाइसेंस लिए अपने उद्योग नहीं लगा सकते हो। और इस टॉपिक के सेकेंड और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि ये औद्योगिक नीति अधिनियम 1956 था क्या, तो उसे औद्योगिक नीति अधिनियम 1956 पहले समझो हुआ क्या। सन 1948 में उद्योगपतियों के तबका इकट्ठा हुए और उन्होंने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए उन्होंने सरकार से मांग की कि आर्थिक उद्योग को भी क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। इसको लेकर द्वितीय औद्योगिक नीति अधिनियम जो 1956 था ये द्वितीय था। पहला 1948 में आया था, ये द्वितीय था। जैसे ही आया तो इसके बाद उन्होंने औद्योगिक नीति अधिनियम IPR 1956 के अंदर क्या करा, उद्योगों को 3 भागों में बांटा, अनुसूची A, अनुसूची B और अनुसूची C। अनुसूची A में वे उद्योग आते थे जिनका सारा कंट्रोल सरकार करती थी और उस समय टोटल 17 उद्योग थे। अनुसूची B में वो उद्योग आते थे जिसको स्टार्ट तो सरकार करती थी लेकिन बाद में मिलकर दोनों काम करते थे, निजी उद्योग भी मिलकर काम करते थे और ऐसे उस समय टोटल 12 उद्योग थे। और अनुसूची C में जो आती है इसमें सारा काम निजी करती है और ये अनेक हो सकती है, अनंत से इसका कोई गिनावट नहीं है। तो औद्योगिक अधिनियम 1956 आपको समझ में आ ही गया होगा कि उसमें अनुसूची A, B, C में बांट दिया था उद्योगों को। अब लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, लघु उद्योग क्या होते हैं, इसका महत्व। ये 3 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले समझते हैं लघु उद्योग। लघु उद्योग वह उद्योग होता है जिनकी उत्पादकता क्षमता 5 लाख से कम हो, ऐसे उद्योग को हम लघु उद्योग करते हैं। यानी 1 साल के अंदर कोई उद्योग अगर 5 लाख से कम पैसे कमा रहा है या 5 लाख से कम उत्पादन कर रहा है तो ऐसे उद्योग को हम लघु उद्योग कहते हैं। यहाँ समझ में आ गया। अब दूसरा हुआ क्या, 1991 में हमने नई आर्थिक नीति अपना ली तो इसको बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिया। अब इसका महत्व समझिए। इसका पहला सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है। लघु उद्योग जो होते हैं सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराते हैं। क्यों? कि जितने बड़े उद्योग होते हैं और आधुनिक उद्योग होते हैं उन सभी में मशीनों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, लेकिन लघु उद्योगों में मशीनों का प्रयोग कम होता है, इसलिए इंसान को रखने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। इसे रोजगार बहुत ज़्यादा क्या करता है, उपलब्ध करवाता है। दूसरा कह सकते हो कि लघु उद्योग जो होता है ना आसपास के एरिया में लगाता है, इसके कारण आसपास के एरिया में नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। जो बड़े उद्योग होते हैं वो बड़े शहरों के पास ही लगते हैं, लेकिन लघु उद्योग कहीं भी खुल जाते हैं, इसके कारण औद्योगिकरण के विकास को भी क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो आप जल्दी से फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।